गुड। 2010 तक के क्वेश्चंस जो है वो मतलब आपके ऑनलाइन मिलेंगे, आप उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद का जो है वो सब कुछ आपका इस बुक के अंदर ऐड है। ठीक, आप इतना पढ़ लें अपने एग्जाम्स के लिए, वो भी बहुत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुरालेख विद्या का क्या अभिप्राय है? तो सभी समझते हैं कि पुरालेख, शिलालेख, ठीक है, ये आपके सेम ही है। पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? यहाँ पर आंसर है आपका ऑप्शन 2, शिलालेखों का अध्ययन। अभिलेख या शिलालेख का अध्ययन को हम कहते हैं पुरालेख शास्त्र। अभिलेख जो होता है वो मोहरे हो गई, स्तूप हो गए, चट्टान हो गए, ताम्रपत्र हो गए, इन पर पहले लिखा जाता था और ये मंदिरों की दीवारों पर या ईंटों या मूर्तियों के ऊपर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, तो पुरालेख विद्या का अभिप्राय किससे है? शिलालेखों के अध्ययन से। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। अब इसमें आपका आंसर है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी आपकी व्यवस्थित शहरी जीवन। क्योंकि हम सभी ने पढ़ा है कि सिंधु घाटी के अंदर जो नगर योजना प्रणाली थी वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप थी। आज के समय से अगर उस समय को देखा जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप, उस टाइम की एक सबसे ज़्यादा डेवलप सभ्यता थी। और इसकी विशेषता इस नगर की योजना प्रणाली को ही माना जाता है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने अपने दुर्ग थे, जहाँ शासक वर्ग था उनका परिवार रहा करता था। ठीक है, और उससे अलग जो लोग थे, निम्न स्तर के लोग थे, उनके लिए अलग शहर था, उनके लिए ईंटों के मकान बने हुए थे। वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण काटती हुई रहती थी। ठीक है, अनेक वर्गों में विभक्त थे नगर जो थे। और सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उन पर बस्तियां भी थी। ठीक है, छोटी हो चाहे बड़ी हो। वहाँ पर नालियों का भी वो था, मतलब नालियाँ भी थी, सड़कें अच्छी थी, खिड़की भी उनके कमरों में बना करती थी, हवादार खिड़कियाँ होती थी। तो व्यवस्थित शहरी जीवन जो है इनका मुख्य विशेषता थी। अब देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की जो पूजा है आपकी संबंधित थी किससे? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ये देवी की पूजा किया करते थे। ठीक है, मात्र देवी की पूजा करते थे। या मोहनजोदड़ो से जो है स्त्री की मूर्ति भी मिली है जिसे देवी कहा गया है। ठीक, हड़प्पा से एक मुद्रा के ऊपर भी पैर तथा मतलब नीचे सिर के ऊपर एक नारी का चित्र मिला है, जिस चित्र को भी इन लोगों ने देवी ही माना है। वो चित्र के पैर फैले हुए हैं और गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। पौधा मतलब पेड़ जो छोटा होता है वो निकल रहा है। तो देवी माता की, और हमने सबने भी पढ़ा है कि देवी माता जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो देवी की पूजा किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ठीक, तो मोहनजोदड़ो में आपका सबसे बड़ा भवन है धान्यागार। ठीक है, धान्यागार का मतलब होता है अन्नागार। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि स्नानागार भी पढ़ा था, धान्यागार तो नहीं पढ़ा है। धान्यागार का मतलब है अन्नागार। अन्नागार जो जहाँ पर आपका अन्न रखा जाता था, अन्न को वो लोग संभाल के रखा करते थे। ठीक है, बहुत बड़ी एक इमारत हुआ करती थी जिसमें अन्नागार रखा जाता था, जो लगभग 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा हुआ करता था। तो इनकी सबसे बड़ी जो भवन होता था वो क्या होता था? अन्नागार या फिर धान्यागार। यहाँ पर धान्यागार दिया है, किसी जगह आपको अन्नागार भी लिखा मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खोजकर्ता हैं आपके दयाराम साहनी जी। ठीक, हड़प्पा जो है, जब हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जब इनकी खोज की जा रही थी तो इसके पीछे एक कहानी भी है कि हड़प्पा की खोज कैसे हुई थी। अंग्रेज लोग जो हैं वो लाइंस बिछा रहे थे, रेलवे लाइंस बिछा रहे थे। अब रेलवे लाइंस बिछाते हुए वहाँ पर नीचे ऐसा बहुत सारी ईंटें, पुरानी ईंटें और पता नहीं क्या क्या सामान मिलने लगा, तो लोग डर गए। उन्होंने क्या किया कि खुदाई करनी बंद कर दी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर वहाँ पर अलग अलग लोगों को भेजा, खोजकर्ताओं को भेजा कि देखो ये क्या चीज़ है। वो लोग इसके प्रति ऑलरेडी मतलब वो लोग जानते थे कि हाँ ऐसी चीज़ें ज़मीन में मिल जाती हैं। और जब नीचे मतलब ऐसी सभ्यताएं होती हैं या पुराने टाइम की कोई इंपॉर्टेंट चीज़ रही होगी या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ रही होगी, तो यही सोच के उन्होंने खुदाई स्टार्ट करवाई। तो फिर ये जो खुदाई के दौरान ये हड़प्पा सभ्यता निकली, तो दयाराम साहनी जी ने ही इसको ऐसे बताया था कि ये एक सभ्यता है जो अपना हड़प्पा के नाम से जानी जाती है। ठीक है,
और ये आपका हड़प्पा है कहाँ, ये पश्चिमी पंजाब में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक। और हड़प्पा की खुदाई सबसे पहले इसी कारण हुई थी कि इसे हड़प्पाई जब मतलब इसकी खुदाई हुई थी तो इसे हड़प्पाई संस्कृति ही कहा गया था उस टाइम पे। ठीक है। किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई? महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दैमाबाद में हड़प्पा संस्कृति के समय के एक रथ की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। किस स्थान पर मिली है? दैमाबाद में, महाराष्ट्र में है ये जगह, दैमाबाद। और ये रथ जो है 45 सेंटीमीटर लंबा, 16 सेंटीमीटर चौड़ा, और जिसमें 2 बैल जिसको चलाया करते थे। ठीक। इसके ऊपर एक पुरुष द्वारा इसे खींचा जाता था। ठीक है। और खुदाई के समय ये प्राप्त हुई थी। कांसे की कई वस्तुएं भी इससे मिली हैं जो प्रसिद्ध हैं, कांसे की कई वस्तुएं भी मिली हैं। ठीक है। तो ये जो हड़प्पन समय का जो रथ है, प्रतिमा रथ की जो मिली है, वो कहाँ से मिली है? महाराष्ट्र में दैमाबाद से। किसी जगह महाराष्ट्र भी लिखा हो सकता है, दैमाबाद भी लिखा हो सकता है। यहाँ दैमाबाद दिया गया है तो दैमाबाद है। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? आपका मोहनजोदड़ो जो स्थित है वो आपका लरकाना जिले में है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में चला गया है हिस्सा, सिंध प्रांत के एक लरकाना जिले में स्थित है। इसका उत्खनन कार्य जो है वो राखल दास बनर्जी ने किया था। ये क्वेश्चंस भी आ जाता है, बहुत बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी या उसका उत्खनन कार्य किसके द्वारा किया गया था? राखल दास बनर्जी के द्वारा किया जाता। और 1922 ईस्वी में इसका जो खोज हुई थी। इसके जो अवशेष भी इसके इम्पोर्टेंट मिले हैं, वो स्नानागार मिला है, अन्न भंडार मिला है। ठीक है। और भवन मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें भी वहाँ से मिली हैं। ठीक। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पर है? आपका लरकाना जिले में। अब भारतीय शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिए गए हैं? ये आपके लिए गए हैं उपनिषद से। ठीक है। भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते उपनिषद से लिए गए हैं। प्राचीन भारतीय साहित्य मुंडक उपनिषद से लिया गया सूक्त वाक्य है, जिसे भारतीय सरकार ने राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य के रूप में अपनाया। आपने देखा होगा पहले एक आमिर खान का एक प्रोग्राम टाइप आया करता था, उसका नाम भी सत्यमेव जयते ही था। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सदा सत्य की विजय, मतलब हमेशा सच की ही जीत होती है, वही वाली बात यहाँ पर दर्शाई गई है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग पंडित मदन मोहन मालवीय, जिन्हें भारत रत्न भी मिला है 2015 में, 1918 में उनके द्वारा किया गया था। उस समय पे किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता जब वो कर रहे थे। ठीक। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पुट हो जाता है कि सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था 1918 में, और ये भारत रत्न भी इन्हें प्राप्त है 2015 में। और आपका सत्यमेव जयते लिया कहाँ से गया है? उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। मुंडोक उपनिषद। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? ये तो बहुत बार क्वेश्चन आपका डिबेट्स में भी होता है। अभी भी कुछ दिनों पहले भी डिबेट्स टीवी में चल रही थी, सभी स्टूडेंट्स ने देखी होगी। उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में कि हाँ ये तो वर्ण इसलिए है या ये इसलिए है, कास्टिज्म को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते समय पता चलेगा कि ये वर्ण क्यों बनाए गए थे। आज हम जो कास्टिज्म के ऊपर लड़ाई झगड़े करते हैं, ये रियलिस्टिक चीज़ें नहीं है, कास्टिज्म हम लोगों ने डेवलप किया है। ठीक है। तो आपका इसका है व्यावसायिक श्रम विभाजन। इस बात को पढ़ के आपको डायरेक्टली खुद ही पता चल रहा होगा कि जो व्यक्ति जिस कार्य को करता था, जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था, उस व्यवसाय के बेस पे उसको वर्ण व्यवस्था में लिया गया था। जो व्यक्ति शूद्रों का काम करता था वो शूद्र बनता था, जो व्यक्ति ब्राह्मणों का काम करता था वो ब्राह्मण बनता था। ठीक है। तो ये सब श्रम विभाजन के उस बेस पे किया जाता था। ये कोई कास्टिज्म नहीं है कि आप इस कास्ट के हैं उस कास्ट के हैं। ठीक है। हिस्ट्री पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हिस्ट्री आपको वो बताती है जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो क्या है? वो हमारा आधार है, वहीं से हम यहाँ तक आए हैं। तो हमको आज में अगर कुछ गलती नज़र आती है तो हम अपने इतिहास को पढ़ें, जिससे हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं और सही क्या है ना। तो क्वेश्चन पे भी आ जाते हैं वापस से
कि भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 10 पे आते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? आपका इसका आंसर है 3 नंबर, सामवेद की संहिता में। ठीक, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद की संहिता में खोजा जा सकता है। सामवेद को आपको यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं वो इसी में से मिलते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति इसे गाता था उसे क्या बोलते थे? उद्गाता। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि सामवेद के मंत्रों को जो व्यक्ति गाया करता था उसे हम क्या बोलते हैं? उद्गाता बोलते हैं। और देखो ये इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन, CAPF में भी आया है। ठीक है, CAPF के जो SI के क्वेश्चन होते हैं, CISF में भी आया है, ASI में भी आया है, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में भी आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हमें फिंगर टिप्स पर रटे होने चाहिए कि हाँ ये पूछे ही जा सकते हैं कभी भी कहीं भी। ठीक, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। फिर से वर्ण व्यवस्था के ऊपर क्वेश्चन आया है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपका आंसर है फिर से व्यवसाय पर। हमने पीछे भी यही पढ़ा कि वर्ण व्यवस्था जो है वो व्यावसायिक उस पर आधारित होती है और व्यवसाय पर ही आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऋग वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऋग्वैदिक काल के दौरान आपको किस चीज़ की जानकारी जो है वो नहीं थी? आंसर है आपका 3, वर्ण व्यवस्था, जाति। जब हम ऋग्वैदिक काल में थे उस टाइम जाति थी ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हम उस टॉपिक पे ही बात कर रहे थे। ठीक है, आपको यहाँ पर बार बार घूम फिर के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपकी यही तो प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा आप एक क्वेश्चन को, एक बात को जितनी बार रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा आपको वो याद होती चली जाएगी। पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? वर्ण व्यवस्था की या जाति की जानकारी नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में जो है वो जाति के रूप में नहीं थी, व्यवसाय के आधार पर समाज का वर्गीकरण हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो है वो तब जटिलता से आई थी। इससे पहले ऋग्वैदिक काल जो था तब नहीं आई थी। उत्तर वैदिक काल में ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस दी गई। समय बढ़ता चला गया, लोगों में थोड़ा सा ऊंच नीच वाला सिस्टम आता चला गया, तब इन्होंने इसको ऐसे कास्टिज्म में डेवलप करना स्टार्ट किया। ये खुद से डेवलप होती चली गई, नहीं तो शुरुआत में जाति का कोई अस्तित्व ही नहीं था, जात बिरादरी कोई थी ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? ऋग्वैदिक काल में जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ये बाद में उत्तर वैदिक काल में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कब? उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? जौ या फिर यव? ज़्यादातर सब जगह जौ ही लिखा हुआ मिलेगा, यव भी आपको बहुत जगह लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर सब जगह जौ ही मिलेगा। ठीक है, मनुष्य द्वारा जब पहली बार कृषि की गई और हड़प्पा सभ्यता में जो 2 किस्मों की खेती के हमें मिले हैं, सबूत मिले हैं, वो हमें कपास के भी मिले, खजूर के भी मिले। ठीक है, लेकिन सबसे जो पहले हमें जाना गया है वो जौ ही मिला है। ठीक है, ऐसे तो हमें गेहूं के भी मिले हैं बहुत सारी जगह से, लेकिन ऋग्वैदिक काल के जो कृषि में और पशुपालन में जो लोग रुचि रखते थे और उनके बारे में हमें यही पता चला है कि उन्होंने सबसे पहले जो है वो जौ का ही अनाज के रूप में ऐसे जौ का ही यूज़ करना स्टार्ट किया था। ठीक, यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? यजुर्वेद में। इसका आंसर है आपका 3। यज्ञ सूत्र निम्नलिखित में से किस वेद में है? यजुर्वेद में। ठीक, तो यजुर्वेद जो है वो यजु अथवा सूत्रों का वेद है। इसमें तो हमको सबको ही पता है कि यज्ञ करने वाले मंत्र इसके अंदर हैं। ठीक है, और इसी वेद में पहली बार राजसूय और वाजपेय जैसे 2 राजकीय समारोह का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद एवं सामवेद ये विपरीत वेद हैं, पद्य और गद्य दोनों में हैं, यह दोनों भागों में विभाजित है। ठीक है, जैसे कृष्ण यजुर्वेद हो गया और शुक्ल यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद जो है आपका वो 2 भागों में विभाजित है, एक का है कृष्ण यजुर्वेद और एक है आपका शुक्ल यजुर्वेद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जुरेसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फासिल कहाँ पाया गया है? यह है आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है आपका? छत्तीसगढ़ में। ये 2012 में छत्तीसगढ़ में एक सरगुजा के शंकरपुर गांव में जुरासिक युग के वृक्ष की जीवाश्म यानी कि वो ट्री फॉसिल्स पाए गए हैं। जीवाश्म इसको ही बोलते हैं हम, ठीक है। इसके ये इस इलाके में इसके 6 फॉसिल्स मिले हैं, 6 मतलब जीवाश्म मिले हैं वहाँ से। तो इसलिए हमने माना है कि ये छत्तीसगढ़ में इसके उस काल के जो है फॉसिल्स पाए गए हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो जाता है आपका। ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है अब तक, ठीक है। इसको इसलिए बोलते हैं ये एक अज्ञात लिपि है। ऐसी स्थिति में लिपि अन्वेषण के लिए कोई द्वैभाषिक लेख या सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु इसकी जो लिपि है वो पढ़ी नहीं गई है, तो ये अज्ञात लिपि है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती है? आंसर है इसका आपका 1, ठीक। समिति मुखिया के रूप में जो चुनाव में शामिल होती है वह आपकी समिति। ये जो मुखिया तो हम आधुनिक अपने इस समय में वर्ड यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जनजातीय सरदार बोला करते थे। मुखिया भी बोला करते थे पर सरदार ज़्यादा बोला करते थे, ठीक है। जो पूरा इलाके का जो पूरा मेन हुआ करता था वो जाति जो जिसके नीचे सब लोग आया करते थे उसी को वो लोग सरदार के रूप में ऐसे ट्रीट किया करते थे, ठीक। ऋग्वेद में कई जनजातीय सभाओं के जैसे सभा हो गया, समिति हो गया, विदत हो गया, गण हो गया, सैन्य तथा धार्मिक कार्यों में विमर्शी के रूप में प्रयोग में लाने में इनका जो उल्लेख किया गया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से इनमें सभा या समिति ही महत्वपूर्ण है। आपको ज़्यादातर सभा या समिति ही देखने को मिलेगा। हमें जनजातीय सभा जिसे समिति कहा गया है, जनजातीय प्रमुख के चयन के रूप में इसके कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसका आंसर है समिति। उपनिषद शब्द का शाब्दिक रूप से अर्थ होता है आपका है समीप बैठना, ठीक है, या फिर पास बैठना। संस्कृत में हम इसको समीप बैठना ही बोलेंगे। उपनिषद शब्द का अर्थ है पास बैठना। और बहुत जगह आपको ये भी मिलेगा लिखा हुआ कि गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। मैंने एक बुक में पढ़ा था, वहाँ लिखा हुआ था कि उपनिषद का अर्थ होता है, ये बीए के बुक्स में पढ़ा था मैंने हिस्ट्री में, कि उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। तो जब भी कोई गुरु अपने स्टूडेंट को या अपने शिष्य को ज्ञान देता है तो एक रहस्यमय ज्ञान जो प्रदान करता है और गुरु समझाता है, उसी को हम उपनिषद बोलते हैं। और एक उपनिषद वैदिक साहित्य के जो अंतिम भाग है, उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को इन्हें हम वेदांत बोलते हैं। वेदांत 6 होते हैं। ये आगे क्वेश्चंस कहीं पढ़ने को ज़रूर मिलेगा, तब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ तो समीप बैठना है, लेकिन इसका डिटेल में अगर इसकी बात की जाए तो ये है कि ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना या गुरु के द्वारा ज्ञान को प्राप्त करना, ठीक। अब हम आते हैं 19 क्वेश्चन पे। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका आंसर है आपका सप्त सिंधु। और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे वो भी हैं, हमारे मत भी हैं कि आर्य लोग कहाँ के हैं, बाहर के हैं, यहाँ के हैं। तो पुरानी बुक्स में तो पुरानी हिस्ट्री के बुक्स में तो हम यही पढ़ते हैं कि आर्य लोग बाहर से आए हैं, लेकिन अभी रिसेंट जो हिस्ट्री बुक्स जैसे आपकी नई बन के आती रहती हैं या आपके नए पेजेस जब छपते हैं तो हम यही पढ़ रहे हैं कि आर्य जो है वो भारत के ही लोग हैं, आर्य। और सबको ये बात तो सबको ही पता है कि भारत का विस्तार तो इतना बड़ा था कि भारत तो बहुत बड़ा था। जो बाकी के देश जो आसपास के कटे हैं वो भारत के नक्शे में से ही कट कट के बने हैं। तो हम तो ये चीज़ तो बहुत रेयरली मानेंगे कि आर्य लोग जो थे वो बाहर से आए थे, क्योंकि भारत का विस्तार इतना बड़ा था, जो लोग बने हैं वो भारत में से ही बने हैं, है ना। हम तो यही कहेंगे कि जो अलग आसपास के जितने भी देश हैं उनका विस्तार भारत में से हुआ है, वो भारत के नक्शे में से कट के बने हैं। तो आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ से है? सप्त सिंधु से। 3 इसका आंसर है। आते हैं 20 क्वेश्चन पे। सिंधु अर्थ व्यवस्था की ताकत थी कृषि, सबसे इम्पोर्टेंट कृषि। उस टाइम पे कृषि ही की जाती थी, ठीक है।
आपका खेती ही हुआ करता था। यही इनका मेन जो है वो बिजनेस कह लो, या खाने पीने का जो, या फिर किसी भी काम का, ठीक है, कृषि ही थी। समान अधिकांश जो है समकालीन सभ्यताओं में कृषि जो है वो समान ही मिली है। इनकी रीढ़ मानी जाती थी, अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती थी। लोग लकड़ी के बने हलों का भी प्रयोग करते थे। जौ मुख्य जो है वो इनकी मुख्य फसलें हुआ करती थी, ठीक है। व्यापार भी इनका इसी से होता था। व्यवसाय जो है वो उन्नत दशा में था, अच्छी दशा में हुआ करता था। इसके कई शहरी क्षेत्र जो हैं विकसित होने का जो मेन जो कारण है वो भी कृषि के कारण ही हुआ है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाभारत का प्रारंभिक नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का आपका प्रारंभिक जो नाम है वो क्या था? जय संहिता, ठीक है। वेद व्यास द्वारा लिखी गई है, सब जानते हैं। आरंभिक में इसमें लगभग 8,800 श्लोक थे। गणेश द्वारा लिखित श्लोकों का मूल नाम जो है वो जय है। गणेश जी ने जो लिखे हैं। बाद में कई कहानियों को जोड़कर पुस्तक में श्लोकों में कुल संख्या जो है वो आपकी 1,00,000 के लगभग है, ठीक है। और जिन्हें पूरा करने में कई शताब्दियां बीत गई। अंत में पुस्तक का नाम जो है फिर वो महाभारत लिखा गया। ये भी आपको याद रखना है, ये सब 0 ही है, ठीक है। 1,00,000 के लगभग इसमें टोटल जो है वो श्लोक हैं महाभारत में। पुराना नाम क्या था इसका? पहले जो नाम था शुरुआती वो था आपका जय संहिता। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीबंगा जो है वो आपका मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। आंसर है 4, मिट्टी के पात्र के लिए। इसमें कालीबंगा जो है वो सिंधु घाटी के मुख्य स्थलों में से ही जाना जाता है। जब हम इसके मुख्य स्थल पढ़ते हैं तो कालीबंगा को भी पढ़ते हैं। ये अपने मिट्टी के बर्तनों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कालीबंगा की जो विशिष्ट पहचान मिट्टी के बर्तन बनाने से ही है। और इसके बनावट जो इसके बर्तनों के बनावट के आधार थे ABCDEF ऐसे अलग अलग 6 प्रकारों में चिन्हित किया जाता था। उत्तर पश्चिम भारत में सोथी में भी इसे चिन्हित किया गया है, ठीक है। मोहरे, चूड़ियाँ, पक्की मिट्टी के वस्तुएं, पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ मतलब छोटी मूर्तियाँ, ईंटें, चक्की, पत्थर की गेंदें इत्यादि वस्तुएं जो हमने यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त करी है। कालीबंगा से प्राप्त होने वाले बहुत सारे हमारे पास वो हैं मतलब बहुत सारे सबूत हैं जो हमें बताते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक क्षेत्र है। क्वेश्चन 23, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वो थे? ठीक, इसका आंसर है आपका अगस्त्य। 3 आंसर है इसका। आंसर है आपका अगस्त्य, ठीक है। जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था, अगस्त्य। अगस्त मुनि के बारे में हमने पढ़ा है। अगस्त मुनि जो है वो परंपरागत भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जो जनक माना इनको गया है। वे दक्षिण भारत के आर्यों में से संबंधित थे। दक्षिण भारत के यादवों को प्रथम आर्य कहा जाता है। अगस्त्य मुनि ने सर्वप्रथम तमिल भाषा में व्याकरण की रचना की थी, जिन्हें हम कहते हैं अगस्थियम के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। और अगस्त मुनि तो वैसे भी हिंदू धर्म में बहुत जाने माने मुनियों में से एक हैं, ठीक। तो जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया था वो कौन थे? अगस्त्य। अगस्त मुनि भी लिखा हुआ आ सकता है बहुत सारी जगह पे। 25 क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी का कौन सा एक स्थल है जो पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थल पाकिस्तान में है? निम्न में से जो पाकिस्तान में है, ऐसे तो बहुत सारे पाकिस्तान में है, ठीक है। इनमें से जो ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो पाकिस्तान में है ये आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा जो है वो आपका पाकिस्तान में ही है, पुरातात्विक स्थल है। पाकिस्तान के वर्तमान पंजाब के रावी नदी के तट पर ये स्थित एक आधुनिक गांव है जिसका नाम है हड़प्पा। हड़प्पा कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कांसा बहुत मिला था, कांसे की वस्तुएं बहुत मिली थी।
ठीक है, तो इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। सिंध और पंजाब के मध्य क्षेत्रों में केंद्रित सिंधु घाटी सभ्यता और सेमेट्री एच संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, कौन सा स्थल इनमें से पाकिस्तान में है? हड़प्पा। तो चलिए 25 क्वेश्चंस आज हमारे हो गए हैं, बाकी का हम पढ़ेंगे कल। भारत के इतिहास को हम कल फिर से पढ़ेंगे, प्राचीन भारत के इतिहास को। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।